चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 8 सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान, अध्याय 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। मतलब पढ़ना ये है कि अंग्रेजी का शासन जो शुरू हुआ भारत में और उसके बाद जो शहर में परिवर्तन हुआ उस चीज को हम लोग देखेंगे। शहर में बदलाव परिवर्तन को देखेंगे कब? अंग्रेजी शासन के बाद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंग्रेजी शासन कब से माना जाता है भारत में। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध से। एक ये भी बात याद रख लीजिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। और 1757 में प्लासी युद्ध में जब रॉबर्ट क्लाइव जीतता है सिराजुद्दौला को पराजित करके, तो उसी के बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी किसको प्राप्त हो जाता है? अंग्रेज को प्राप्त हो जाता है। और इसी से अंग्रेजी शासन का शुरुआत भारत में माना जाता है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस सिचुएशन में, इस समय में, अंग्रेजी काल में शहर में किस तरह से परिवर्तन हुआ, शहर में बदलाव किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले इस बात को जानेंगे हम लोग कि शहर क्या है, शहर किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? शहर। अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं तो भारत सरकार आवास और शहरी मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उनका मानना है कि, उनका कहना है ऐसा कि शहर वो है जो जिसकी आबादी अधिक हो। मतलब सारा खेल किस पे निर्भर है? जनसंख्या पे, आबादी पे। जिसकी आबादी कितना हो? कम से कम 5000। शहर में क्या क्या चीज होना जरूरी है, किस किस आधार पर शहर को हम किसी भी स्थान को शहर मानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होनी चाहिए? आबादी होनी चाहिए, घनी आबादी होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पे भी अधिक आबादी होनी चाहिए। कम से कम कितना? 5000। वर्तमान सिचुएशन की बात बता रहे हैं। उसका घनत्व के आधार पर आबादी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। है ना? तो क्या होना चाहिए? आबादी होना चाहिए अधिक, घनत्व होना चाहिए कम से कम कितना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितनी आदमी, कम से कम कितना संख्या होना चाहिए? 400 आदमी। और सबसे मुख्य बात, उसका अर्थ उपार्जन, आर्थिक उपार्जन का जो तरीका होना चाहिए उसमें कम से कम, इस 5000 व्यक्ति में से कम 75% व्यक्ति गैर कृषि कार्य में होना चाहिए। गैर कृषि कार्य, ये लोग जो अपने जीने का तौर तरीका जो 75% आदमी पूरा करेंगे मूलभूत आवश्यकता को, वो कहां से उपार्जन करके? तो गैर कृषि कार्य से, गैर कृषि कार्य से। अब गैर कृषि कार्य क्या होता है? जो खेती से हट के काम होता है। खेती का काम छोड़ के बाकी जो भी कार्य होता है उसे गैर कृषि कार्य कहते हैं, जिसमें आता है नौकरी, बिजनेस, व्यापार और कई प्रकार का मजदूर सेवक आदि का जो भी काम होता है, ये सब गैर कृषि कार्य में आता है। तो इस तरह का आर्थिक उपार्जन का नेचर होना चाहिए। किस प्रकार का? गैर कृषि कार्य का। तो ये सब जो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तब उस स्थान को हम लोग क्या मानेंगे? शहर मानेंगे। तो शहर हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हमको देखना क्या है कि अंग्रेजी काल में शहर का परिवर्तन कैसे हुआ। तो आपको पता है कि मध्यकाल के बाद
मतलब मुगल शासन के बाद भारत में किसका शासन शुरू होता है? अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुगल काल में किस तरह का शहर व्यवस्था था, शहर की उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी। तब इसी चीज को हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी काल में ये मध्यकाल का शहरी व्यवस्था बदल करके अलग टाइप से होगा। इस चीज को हम लोग अभी जानेंगे। ये क्या है? मध्यकालीन शहर। इधर हम आपको बता रहे हैं मध्यकालीन शहर के बारे में। तो मध्यकाल में किस किस तरह से शहर विकास किया था, शहर का स्थापना हुआ था। तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में क्या हुआ था? तो प्रशासनिक केंद्र, जहां से शासन व्यवस्था नियंत्रण होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रशासनिक केंद्र। तो उस तरह का मध्यकाल में कौन कौन सा जगह था? आगरा था, दिल्ली था, लाहौर था। ये सब जो शहर विकसित हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में था। धार्मिक केंद्र जैसे मदुरै, दक्षिण भारत में मदुरै था और सब वहां पे धार्मिक केंद्र के रूप में, शहर के रूप में विकसित हुआ था। अब देखिए व्यापारिक, तो जहां से व्यापार व्यवस्था होता है अधिक मात्रा में, तो उस स्थान से भी शहर का निर्माण शुरू हो जाता है। वहां से उत्पादन, कोई खास वस्तु जहां स्पेशली उत्पादित अधिक संख्या में होता है तो उस वस्तु के उत्पादन से सब जगह उसका निर्यात होता है, उससे व्यापार की वहां से बढ़ोतरी होती है और वहां एक शहरीकरण व्यवस्था डेवलप हो जाता है। जैसे ढाका में मलमल का उत्पादन होता था, तो मलमल के सप्लाई से मलमल का निर्माण करने के लिए कई मजदूर, कई प्रकार के वहां लोगों को काम मिलता था। इसीलिए मलमल के कारण ही ढाका में शहरीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई। उसी प्रकार से मुर्शिदाबाद में रेशम का वस्त्र बनता था, तो इसीलिए वहां शहरीकरण हो गया। हमारे बिहार के भागलपुर में रेशम का काम, तसर सिल्क काम होता था, तो भागलपुर भी शहरीकरण की ओर बढ़ गए। उत्पादन के कारण भी स्थान क्या होता है? तो एक शहर के रूप में विकसित हो जाता है। बंदरगाह, जहां से समुद्र के माध्यम से व्यापार होता है और जहाज जहां रुकती है उस स्थान पे भी शहर का व्यवस्था शुरू हो जाता है। इस चीज को हम देख लिए कि मध्यकाल में पढ़ाए भी थे, इस चीज को समझ भी लिए कि इस कारण से शहरीकरण हुआ था मध्यकाल में। अब देखिए अंग्रेजी काल में ये नेचर कैसे बदल जाता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेजी काल में देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि मुगल का सत्ता जो है वो कमजोर होने लगता है। मध्यकाल में अंतिम जो शासन था वो किसका था? मुगल का था। और मुगल का सत्ता कमजोर होता है, उसी को हटा करके अंग्रेज का शासन स्थापित होता है। तो मुगल का सत्ता जैसे ही कमजोर होने लगता है तो स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगता है। जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया और बंगाल के स्वतंत्र होने से क्या हुआ? मुर्शिदाबाद डेवलप किया, बंगाल भी अलग तरीका से डेवलप किया। उस बंगाल में भी ढाका, मुर्शिदाबाद ये सब का शहरीकरण होने लगा। हैदराबाद अलग हुआ, उसका भी शहरीकरण हुआ क्योंकि वहां भी केंद्र मतलब शासन का केंद्र स्थापित हुआ वो सब जगह पे। तो जहां प्रशासनिक केंद्र, शासन का केंद्र स्थापित होता है, स्वतः शहरीकरण शुरू हो जाता है। अगला क्या हुआ? तो जैसे ये पूना पेशवा का जो मुख्यालय था पूना में, वहां भी शहरीकरण शुरू हुआ। तो क्यों? ये सब मुगल सत्ता के कमजोर होने से क्षेत्रीय रूप में शासन व्यवस्था स्थापित होने लगा और शहर का अधिक संख्या में निर्माण होने लगा। अब देखिए प्रेसिडेंसी शहर बना, ये शब्द अंग्रेज काल में ही आया। प्रेसिडेंसी शहर ये क्या था? जब 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीता तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेज को ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई। तो वो पूरे देश पर शासन करने का मनसा अपने अंदर लाने लगा और बंगाल उसके अधीन में चला गया। तो कलकत्ता में वो इसीलिए अपना शासन कलकत्ता से चलाने के लिए वहां एक फोर्ट विलियम का स्थापना किया। फोर्ट विलियम क्या होता था? तो फोर्ट विलियम वो स्थान होता था
जहाँ पे अंग्रेज लोग अपना व्यापारिक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए किला का निर्माण करते थे और उस किला को किसी न किसी का नाम के रूप में किसी के नाम से उसको संबोधित करते थे। तो कलकत्ता में जो किला वो निर्माण किए थे तो उसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से मद्रास को भी वो प्रेसिडेंसी बनाए थे अपना। तो मद्रास में जो किला निर्माण किए थे उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास के किला का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बॉम्बे में भी वो अपना किलाबंद शहर निर्माण किए थे जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज, सिर्फ नाम था फोर्ट जॉर्ज। तो कभी कभी नाम भी पूछता है कि कलकत्ता में अंग्रेज का जो किला था उसका क्या नाम है, अंग्रेजी किला का, तो फोर्ट विलियम। मद्रास वाला का क्या नाम है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बॉम्बे वाला का फोर्ट जॉर्ज। तो बॉम्बे उतना नहीं भी पूछता है लेकिन कोलकाता और मद्रास वाला बराबर पूछते रहता है। तो प्रेसिडेंसी शहर वैसा होता था जो अंग्रेज के द्वारा स्पेशली अपने निवास के लिए, अपने व्यापार के वस्तुओं को संग्रह करने के लिए एक किलाबंद शहर बनाया जाता था और उसी को उसने प्रेसिडेंसी शहर नाम दिया था। और उस शहर को एक व्हाइट टाउन के नाम से भी जानते थे, गोरा शहर, गोरा शहर। मतलब यहाँ रहने वाला जितने लोग रहते थे व्हाइट टाउन में वो सब कौन होते थे? गोरा होते थे। प्रेसिडेंसी शहर को वो गोरा शहर भी नाम दिए थे। और किला बंद करके अपने अंग्रेज लोग अपने लिए अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए शहर निर्माण कर लिए। और अंग्रेज के साथ व्यापार करने में अन्य भारतीय लोग भी होते थे। भारतीय लोग के छोटे छोटे कर्मचारी भी होते थे जो अंग्रेज के किला में काम करते थे, छोटे छोटे पद पे काम करते थे वो। तो उन सबों के रहने के लिए इन किला बंद एरिया से अलग उसी स्थान पे एक अपना शहरी व्यवस्था डेवलप होता था जिसको ब्लैक टाउन के नाम से जानते थे। उसमें उन व्यापारी को रखा जाता था, रहने का परमिशन दिया जाता था जो अंग्रेजों से लेन देन व्यापार करता था लेकिन वो भारतीय होते थे। तो भारतीय लोग जहाँ रहते थे उसको ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था, काला शहर। तो ये गोरा और काला शहर के नाम से प्रेसिडेंसी शहर में संबोधन किया गया है। अब देखिए व्यापारिक शहर कौन था? तो अंग्रेज के समय में व्यापार का नेचर बदला क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी होते थे वो भारत में जो व्यापारी वर्ग थे और वस्तुओं का मुख्य रूप से केंद्र में ही इन लोगों का व्यापार ज्यादा रहता था। जैसे दिल्ली केंद्र हो गया, आगरा हो गया, तो इस सब जगह पे ये अपना व्यापार ज्यादा विस्तृत करते थे या कोई उत्पादन वाले स्थान को अपना व्यापारिक स्थान बना लेते थे। लेकिन यहाँ का जो व्यापारिक शहर हुआ ये उस तरह का व्यापारिक शहर था जिस तरह से यूरोपीय कंपनी भारत आते गई और अपने लिए किसी खास शहर को अपना स्थान बना लिया, उसको व्यापारिक शहर नाम दिया गया क्योंकि वहीं से रह करके वो व्यापार का काम करते थे। जैसे पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए अंग्रेज में से, तो वो कहाँ पे गोवा में अपना व्यापारिक शहर स्थापित किए थे। फिर इसी तरह से जब अंग्रेज आए तो सूरत में अपना पहला कोठी खोले और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना व्यापार स्थापित किए। तो वो जहाँ व्यापार स्थापित करते तो उसको व्यापारिक शहर बनाया गया, व्यापारिक शहर नाम दिया गया। अब देखिए रेलवे शहर, आपको पता होगा कि 1853 में भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 में। और धीरे धीरे भारत में पूरे देश में रेल का विस्तार हुआ। और रेलवे का विस्तार होने से रेलवे का मुख्य पर्पस क्या था? व्यापार में सुगमता लाना। तो रेलवे स्टेशन जो होता था उस पे सामान का संग्रह किया जाता था। मतलब जो जहां से सामान कलेक्ट होकर के आया तो फिर वहां स्टोर होगा, फिर रेल से दूसरे जगह भेजा जाएगा रेलगाड़ी से। तो इसलिए रेलवे स्टेशन को
व्यापारिक वस्तुओं का संग्रह स्थल, और जो आयातित वस्तु था जो बन के आता था उससे स्टेशन पर से उस आयातित वस्तु को वितरित किया जाता था। तो रेलवे स्टेशन दो प्रकार के काम करते थे, एक वस्तु का संग्रह, जो कच्चा माल था उसका संग्रह करके रखने का काम, दूसरा जो बन के तैयार होके माल आया है और भारत में बेचने के लिए आया है उसका वितरण करने का काम। तो इन सब कामों को करने के लिए और रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव देख रेख करने के लिए तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, कर्मचारी का, ऑफिसर का। तो उन सभी लोगों को नजदीक में ही बसाना आवश्यक था रेलवे स्टेशन के आसपास में। इससे हुआ क्या, वहां भी शहरीकरण हो गया रेलवे स्टेशन के पास भी। तो उससे क्या कहने लगा रेलवे शहर, मतलब रेल से संबंधित ये शहर बसा है। तो उसी में मुख्य शहर थे उस समय में जमालपुर बरेली। रेलवे शहर मुख्य रूप से उस समय था जमालपुर बरेली। अब देखिए व्यापारिक शहर बता दिए, अब देखिए क्या है औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर जब अंग्रेज भारत पे शासन स्थापित किए तो वो यहाँ पे उद्योग स्थापित करने का मंशा नहीं रखे, वो पक्षपातपूर्ण शासन व्यवस्था कायम किए। क्योंकि अगर उद्योग यहाँ लगा देते तो फिर भारत से कच्चा माल उनके उद्योग विकास के लिए इंग्लैंड नहीं जाता। लेकिन शहरीकरण मुख्य रूप से जो परिवर्तित मतलब अच्छा शहरीकरण होता है, तेजी से शहरीकरण होता है, उसका मुख्य कारण है औद्योगिकरण। अगर औद्योगिकरण कहीं भी किसी भी तरह के स्थान पर अगर उद्योग लग गया तो वहां स्वतः देखेगा बहुत कम समय में उद्योग स्थापित हो जाता है। लेकिन अंग्रेज वाले बहुत चालाक थे, वो क्या किए तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण शुरू हुआ था उसको भारत तक विस्तृत नहीं किए। उनके प्रयास से भारत में उद्योग का जल्दी से विकास नहीं के बराबर हुआ, जितना उसमें लेट करना चाहते थे उतना लेट उसमें हुआ। तो इस कारण से क्या हुआ, भारत उद्योग में पिछड़ा रह गया और अभी तक आर्थिक रूप से अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि औद्योगिकरण यहाँ बाद में हुआ। तो इंग्लैंड में जिस समय औद्योगिकरण हुआ था उस समय या अंग्रेजी शासन के प्रारंभ में भारत में कुछ औद्योगिक शहर स्वतः था, पहले से ही था, जिसमें प्रमुख औद्योगिक शहर था कानपुर और जमशेदपुर, जो यहाँ के अपने स्थानीय लोगों के प्रयास से इसको बसाया गया था। तो इन दोनों को औद्योगिक शहर के रूप में उसमें गिनते थे। तो चलिए हम लोग देख लिए कि अंग्रेजी काल में किस किस प्रकार का शहर हुआ। पर एक